नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलामू जल नल योजना पर उठे सवाल, मनातू में पानी के लिए तरसते ग्रामीण, स्कूल में भी बच्चे बेहाल। साहिबगंज के तीन पहाड़ में सब्जी मंडी में भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलकर हुई खाक। भगौड़े अपराधी प्रिंस खान का दाहिना हाथ सैफी उर्फ मेजर गिरफ्तार, धनबाद पुलिस कर रही पूछताछ। कभी भी जारी हो सकता है जैक 10वीं 12वीं का रिजल्ट, लाखों छात्रों का इंतजार होगा खत्म। भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को नई मजबूती, 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति ली जैंगम्यू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम आज पलामू जिले की करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और ये वादे करती है कि धरातल पर सभी योजना ससंबद्ध लागू हो रहे हैं और उसका लाभ जनता उठा रही है, लेकिन पलामू से चौंकाने वाली खबर सामने आई है और वही योजना अब सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि पलामू के मनातू प्रखंड अंतर्गत सरगुजा टोला सेमराहा गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीरें पेश कर रही है। दरअसल कागजों पर योजना पूरी दिखा दी गई है, लेकिन गांव के लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा। हाल यह है कि भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने ग्रामीणों को, खासकर बच्चों की परेशानी और बढ़ा दी है। साफ तौर पर अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि मनातू प्रखंड के कई पंचायतों में हालत ऐसे ही है, जहां नल जल योजना तो दूर, कई गांवों में अब तक बोरिंग तक नहीं करवाई गई। गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट और गहराता जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात आपको बता दें कि सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि गांव के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमराहा के बच्चों को हो रही। आपको बता दें कि विद्यालय में करीब 80 से 90 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते, लेकिन विडंबना यह है कि उनके लिए पीने की पानी भी मौजूद नहीं है। जी हां, भीषण गर्मी में बच्चों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। साफ तौर पर अब यहां पर सरकार के योजनाओं पर, तमाम अधिकारियों पर और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठने जायज है कि आखिरकार योजनाओं को कागजों में पूरा किया जा रहा है तो धरातल पर वह कैसे नहीं उतरे। आप भी सुनिए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। हम लोग के पानी पीने का क्या व्यवस्था है आपको? हम लोग के कोई व्यवस्था नहीं सर। हम लोग के जानिए जे बहुत दूर दूर से पानी पीते हैं, पानी के कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे साल मरल फिर हम लोग के दूरी से तो हम पानी ढो के लाते हैं। कितना दूर से लाते हैं? जानिए जे अब जानिए जे नहीं पर तो हम लोग यहाँ से जानिए जे मड़प है, मड़प इतना सा पानी ढो ढो के लाते। चाचा, तो नल जल लगा है, बोरिंग का ये लगा है, स्ट्रक्चर लगा, उससे पानी नहीं जाता है घर? उसमें बात रहे कहाँ पत्थर पड़ गया तो सूख गया तो टंकी कहाँ से पानी आएगा? पानी देखिए बोर में पानी है, बाकी घर घर पानी पहुंच नहीं पा रहा है। किस चीज़ का बोर है? जल नल का? हाँ, पानी की दिक्कत है। कहाँ से पीते हैं पानी? यहीं पीते हैं, यहीं से बोर हुआ है? बोर हुआ जल है। नल का बोर हुआ है, पानी घरे घरे जाता है? नहीं जाता नहीं है। विद्यालय में तो नल है लेकिन पानी अभी नहीं आ रहा है। जल नल का पानी है, मतलब जल नल वाला पाइप है। हाँ, पानी नहीं आता है। पानी अभी तो नहीं आ रहा है। एमडीएम फिर कहाँ से बनाते हैं आप लोग? पानी का व्यवस्था नहीं है? हाँ, यहीं बगल में है टंकी। दूर से ही लाते हैं? नहीं, दूर से नहीं।
हमने बात की पलामू की और साफ तौर पर आपने भी सुना कि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और योजनाओं पर किस कदर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये तो बात रही पलामू की, लेकिन अगली खबर जो है वो साहेबगंज जिले से आई है। आपको बता दें कि साहेबगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 3 पहाड़ स्थित सब्जी मंडी में सोमवार अहले सुबह करीब 3:30 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग के तेज लपटों ने पूरे बाजार क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दर्जनों दुकान जलकर पूरी तरह खाक हो गई। जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई दुकानदार अपनी दुकान में रखे सामान को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाए। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट जताई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही राजमहल से दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और कई दुकानें पूरी तरह जल चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर अपने अपने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का काम किया। लोगों की तत्परता और दमकल टीम के संयुक्त प्रयास से आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस अगली सुबह लगी आग ने कहीं ना कहीं दर्जनों दुकानों को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और दुकानदारों की लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। वहीं अगर हम बात करें तो प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। धनबाद की हम बात करेंगे। जी हां, साहेबगंज के बाद जो अगली खबर आई है वो धनबाद से है और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दुबई के अजमान से पकड़ा गया भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान का गुर्गा सैफी उर्फ मेजर अब पुलिस हिरासत में है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हिरासत के बाद केंद्रीय एजेंसी की पूछताछ जारी है। वहीं धनबाद के डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम भी सैफी उर्फ मेजर से पूछताछ कर रहे हैं। धनबाद पुलिस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की अपील की है, जिसके बाद रिमांड मिलने पर उसे धनबाद लाया जाएगा। सैफी प्रिंस खान के कहने पर लोगों को धमकी भरा ऑडियो और वीडियो भेजता था। यह धनबाद पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस कार्रवाई से पहले ही कमजोर पड़ चुके प्रिंस खान गिरोह के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है कि जल्द ही प्रिंस खान भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल धनबाद पुलिस ने सैफी उर्फ मेजर को ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश की है। रिमांड मिलने के बाद संभवतः देर रात उसे धनबाद लाया जा सकता। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार धनबाद पुलिस के दबाव में मेजर दुबई से कोलकाता के रास्ते धनबाद आकर सरेंडर करने वाला था। कोलकाता एयरपोर्ट पर आईबी के अधिकारी उसे हिरासत में लिए। कोलकाता के विधान नगर थाना में भी सैफी उर्फ मेजर पर मामले दर्ज हैं। वहीं रविवार पूरे दिन भर आईबी के अधिकारियों ने सैफी उर्फ मेजर से लंबी पूछताछ की। वह इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि मेजर किन लोगों के नेटवर्क में संपर्क में है, विदेश में रखो और कैसे आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। रविवार सुबह करीब 8 बजे को क्या अपराधी सैफी अब्बास नगववी और मेजर को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्त में लिया गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने इंटरपोल के इनपुट के बाद घेराबंदी कर कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरते ही उसे दबोच लिया। उसके खिलाफ झारखंड और बंगाल में करीब 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। इंटरपोल ने प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा। इसी क्रम में उसके कई सहयोगी की भी पहचान की गई, जिससे सैफी उर्फ मेजर भी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो धनबाद पुलिस अब उसे धनबाद लाने को लेकर कोर्ट में कहीं ना कहीं ट्रांजिट रिमांड की अपील की है। कोलकाता में डीएसपी नौशाद आलम, एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम सहित कई थाना प्रभारी भी मौजूद है और उसे धनबाद लाने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल जारी है। कहीं ना कहीं यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और प्रिंस खान गिरोह पर बड़ा चोट माना जा रहा है। अगली खबर परिणाम से जुड़ी है। आपको बता दें कि कभी भी जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित हो सकता है। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जेएससी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट जारी होने को लेकर छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता चरम पर है।
बोर्ड की ओर से संकेत दिए गए हैं कि परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं, जहां छात्र अपने रोल नंबर, रोल कोड की मदद से आसानी से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। वहीं अगर बात करें तो इस बार झारखंड में लाखों विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होते ही jackresult.com पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। बोर्ड द्वारा रिजल्ट के साथ टॉपर्स की सूची और पास प्रतिशत भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा छात्र अपने स्कूल के माध्यम से भी परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम आने वाले हैं और छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। अब बात करेंगे नई दिल्ली की, जहां से बेहद ही अच्छी खबर सामने आई। आपको बता दें कि भारत विदेशों में कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति पकड़ लगातार बढ़ा रहा है। उसी का नतीजा है कि आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर पहुंचे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे के म्यूंग रविवार को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। सोमवार को राष्ट्रपति म्यूंग की प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है। इस दौरान पोत निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति म्यूंग का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात का कार्यक्रम तय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार इस यात्रा को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति म्यूंग से मुलाकात के बाद विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी। जी हां, नई दिल्ली के बाद रुख करना होगा तमिलनाडु को। तमिलनाडु से बेहद ही चिंताजनक खबर सामने है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं अगर बात करें तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट पटाखों के निर्माण के दौरान हुआ। हालांकि हादसे के सटीक कारणों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई गई है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। कुल मिला के बात करें तो कहीं ना कहीं इस विस्फोट से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग साफ तौर पर मदद की गुहार मार रहे हैं और सबकी निगाहें अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश भर के साथ साथ झारखंड में भी मौसम ने कहीं ना कहीं अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। जी हां, झारखंड में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आपको बता दें कि विशेष रूप से बोकारो और पलामू जिले में लू जैसी स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो और पलामू जिले में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पिए और सावधानी बरतें। कुल मिलाकर अगर बात करें तो गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन से लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से यही अपील कर रहा है कि खुद की सुरक्षा पर ध्यान दें और कम से कम दोपहर में धूप से बाहर निकलने से बचें और अधिक से अधिक पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो सके। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र से आई है। जी हां, आपको बता दें कि जसीडीह थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गई जब कृषि विज्ञान केंद्र सुजनी के पास संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद किया गया। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार यह शव यहां कैसे पहुंची और यह व्यक्ति की मृत्यु जो है वो किस कारण से हुई है। देवघर के बाद एक बार फिर हम रुख धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि शहर के सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बिग बाजार के समीप चाणक्य नगर में रविवार की रात एक अपार्टमेंट के पैनल रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जी हां, आपको बता दें कि आग इतना ज्यादा विकराल था कि लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार चाणक्य नगर स्थित अनिरुद्ध अपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक पैनल रूम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग मीटरों तक पहुंच गई। धुआं उठना देख स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। मामले की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि शहर में भीषण जाम होने की वजह से दमकल की गाड़ी लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पा लिया था। वहीं आगलगी की घटना की कहीं ना कहीं समीक्षा की जा रही है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि इस आगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। खैर, बड़ी घटना होते होते टल गई और लोगों ने राहत की सांस ली। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हम रहते हैं। गार्ड जाके तुरंत हमको मैंने आवाज़ दिया और देने के बाद बोला कि मैंने नीचे मीटर में आग लग गया है। पूरा शॉर्ट सर्किट मैंने आवाज़ होने लगा, ब्लास्ट हो रहा था फटाक फटाक करके पूरा ज़ोर ज़ोर से। तब हम लोग मैंने एक एक करके सबको ऊपर उठा के ले गए। ले जाने के बाद सबको उठाए। 4 फ्लोर है, 4 दूनी 8 फ्लैट है हम लोग का। 8 फ्लैट में सबको उठा के ऊपर ले गए। उसके बाद मैंने इमरजेंसी में कॉल किए फायर ब्रिगेड, उसके बाद आपका ये वाला 108 100 में सब करके उसके बाद थाना से भी आ गए थे। 120 डायल करने के बाद थाना से भी आए, फायर ब्रिगेड भी आए। तब तक मैंने थाना वाले लोग खड़ा होकर बालू उलू दे के वो आग को बुझाए। हुआ है, हम लोग सूचना पा करके यहाँ आए। आने के बाद देखे कि छोटा सा आग था तो आग कंट्रोल हो गया था इन लोग के ही द्वारा। अनुमानतः लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पैनल में ही है। शॉर्ट सर्किट से हुआ, किसी प्रकार का कोई जानमाल का क्षति नहीं हुआ है। तो लोगों से अपील करना चाहते हैं, जब भी हमारा गाड़ी निकलता है, सायरन बजता है, तो कहीं दुर्घटना होने के बाद ही हम लोग सायरन बजा करके बाहर निकलते हैं। तो इस पर थोड़ा सा लोग ध्यान दें कि हमारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता। झारखंड के बाद अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कालना में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नॉन फाइनेंस मिनिस्टर तक कह दिया। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कार्ड बांटना पूरी तरह गैर कानूनी है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह करने और डेटा इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार और आर्थिक मदद के वादे पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने तृणमूल की योजनाओं और किसानों के हित में किए गए कार्यों को भी कहीं ना कहीं गिनवाया। জায়গা এই বর্ধমান জেলা, শুধু তাই নয়, এই মাটিতে সোনা ফলে। আপনারা যে ধান ফলান সেটা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকেন, আমরা বেঁচে থাকি।
শস্যের ভাণ্ডার এবং তাঁত শিল্পীরাও এখানে খুব বিখ্যাত। আমি তাঁত ছাতি প্রজেক্ট চালু করেছিলাম। ধাত্রী গ্রামে একটা তাঁত ছাতির একটা জায়গাও আছে এবং আমরা অনেক তাঁত ছাতিদের মেশিনও দিয়েছিলাম বিনা পয়সায়। কয়েকদিন আগে এখানে এসে অর্থমন্ত্রী কি অনর্থমন্ত্রী আমি জানি না, তিনি এখানে এসে কার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করে গেছেন বেআইনিভাবে। আমি তাকে ধিক্কার জানাই আর বলি নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করা মানে বিধিভঙ্গ। কমপ্লেন করতে আর এফআইআর করতে রবিদাকে আমি বলবো এখানকার মা বোনদের দিয়ে কমপ্লেন করান যারা कार्ड নিয়েছে। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान से आई है, जहां मुंटेश्वर में ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया। दरअसल कुसुम ग्राम में आयोजित सभा में उन्होंने गुटिये झगड़े खत्म करने की अपील करते हुए साफ कहा है कि पार्टी में रहना है तो बीजेपी से सभी संबंध तोड़ने होंगे। ममता ने चेतावनी दी है कि अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें बाहर का रास्ता तक दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करती है, किसी दबाव में नहीं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कहीं न कहीं अपील की है। कुल मिलाकर बात करें तो बंगाल में चुनावी माहौल तेज है और बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल की जनता सत्ता का ताज किसे पहनाती है। গ্রামসভা তো একজন হয়, মিউনিসিপ্যালিটি তো একজন হয়। কেউ চাইতেই পারে, চাইতে পারাটা কোনো অপরাধ নয়। যে কেউ টিকিট চাইতে পারে, কিন্তু ফাইনালি যে টিকিট পায় সেই কিন্তু দলের প্রার্থী, অন্য কেউ নয়। জোড়া ফুল চিহ্নটা যে পায় সে আমার প্রার্থী, তৃণমূলের প্রার্থী। আমাকে যদি আপনারা ভালোবাসেন, যদি আমাদের সরকার চান, যদি অধিকার রক্ষা করতে চান, ওয়াকআপ বাঁচাতে চান, অস্তিত্ব বাঁচাতে চান, অধিকার বাঁচাতে চান, ভাষা বাঁচাতে चान। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।